Good afternoon, everyone. Today is 14th of November. My name is Mayur, and we are back for our daily newspaper analysis. Today is Children's Day, so wish you all a very happy Children's Day. I hope you are taking care of the inner child within you. So, these are the five articles that we would be discussing today. पहला जो आर्टिकल है वो एक्सेप्शनल आर्टिकल है। तमिलनाडु ने आउट परफॉर्म किया है अपने क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। वो आउट परफॉर्म वो इसलिए कर पाए क्योंकि उनका जो मॉडल है क्लाइमेट एक्शन का, दैट इज एन एक्सेप्शनल वन ना। उन्होंने अपनी ऑथोरिटी डिसीजन मेकिंग पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज कर दी, मतलब सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो लेकर गए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करवाया एंड आउटस्टैंडिंग रिजल्ट डिलीवर किया। सेकेंड है आर्टिकल, वो है ग्लास रिपोर्ट जो WHO पब्लिश करता है। इट इज रिगार्डिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। थर्ड इज ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बस कुछ डेटा फैक्ट्स है उसको आपको जान लेना है, और वो प्रीलिम्स के लिए एक तरीके से सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ये रिलेवेंट है। फोर्थ आर्टिकल इज अबाउट सर्वे ऑन माइग्रेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो मॉस्पी है, वो अपना सर्वे पब्लिश करने का 2026 में उसका पब्लिशिंग स्टार्ट होगा, सर्विंग स्टार्ट होगा 2007-8 के बाद, मतलब लगभग 20 साल के गैप के बाद ये सर्वे कंडक्ट होने वाला है। Last article is another important article that is regarding AMOC, जो अटलांटिक सर्कुलेशन है उसके बारे में। आइसलैंड has declared AMOC कोलैप्स एज द एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। इसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। ये क्यूआर कोड है CSAP का, टेलीग्राम चैनल का। आप इसको स्कैन करिए एंड यू कैन एक्सेस ऑल द PDFs एंड इंफॉर्मेटिक डॉक्यूमेंट्स थ्रू दिस टेलीग्राम चैनल। Next foundation match will be starting from the 1st of December. And for further details, I would urge you to contact on this number. Let's start with the first article, Tamil Nadu model of sub-state climate action. तमिलनाडु ने बॉटम अप अप्रोच को डिप्लॉय किया है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल डिकार्बोनाइजेशन के प्लान एस्टेब्लिश किए, उनको मॉनिटर कर रहा है, उनको इम्प्लीमेंट कर रहा है, एंड दीज हैव शोन एक्सेप्शनल रिजल्ट्स। कुछ इसका कंटेक्स्ट समझ लेते हैं। जो तमिलनाडु एडमिनिस्ट्रेशन है, अकॉर्डिंग टू देम, जो मतलब उन्होंने जो प्लान इंप्लीमेंट किया है, तो उन्होंने क्लाइमेट एक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है, इट इज एंकर्ड इन द बिलीफ दैट जो लीडरशिप है वो इफेक्टिवली इट बिगिंस ऑन द ग्राउंड, जहाँ पे पॉलिसीज आर एक्चुअली इंप्लीमेंटेड एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है, और जो रिजल्ट है उनको रेगुलरली मॉनिटर और मेजर किया जाता है। जो इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर अभी वहां पे सेटअप है उसको हम पहले समझ लेते हैं। तमिलनाडु बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री जिन्होंने एक कंपनी एस्टैब्लिश की है, तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी, जिसका पर्पस ही ये है कि विच विल क्रिएट डेडिकेटेड एजेंसीज जो स्टेट वाइड क्लाइमेट एक्शन प्लान के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, मॉनिटर करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा। इसके अंदर उन्होंने 4 मिशन स्टार्ट किया अंडर दिस कंपनी। एक मिशन जो है वो वेटलैंड के ऊपर फोकस करता है, दूसरा जो है वो कोस्टल रिस्टोरेशन के ऊपर फोकस करता है, तीसरा जो है वो ग्रीन मतलब एफॉरेस्टेशन के ऊपर फोकस करता है, एंड लास्ट वन इज क्लाइमेट चेंज मिशन, जो ओवरऑल टारगेट करेगा क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में। जो अब तक की उनके अचीवमेंट्स रही है उनको समझ लेते हैं। बिकॉज ऑफ दिस डिसेंट्रलाइज्ड पैटर्न ऑफ वर्किंग, इंडिया वांट्स और टारगेटिंग कि नेट जीरो एमिशन 2070 के आसपास हो जाए, लेकिन तमिलनाडु का उसके काफी पहले हो जाएगा। तमिलनाडु के पास ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरी है 2005 से 2019 तक, हर सेक्टर के लिए बनी हुई है। जो नेशनल एमिशन है उसमें तमिलनाडु का कंट्रीब्यूशन 7% है, और जो अब तक उनका एमिशन इंटेंसिटी है कंपेयर टू देयर GDP, इट हैज रिड्यूस्ड बाय वॉपिंग 60%, व्हिच इज अ ह्यूज रिडक्शन।
कुछ अचीवमेंट उनके रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के देख लेते हैं। जो टोटल उनका इंस्टॉल पावर कैपेसिटी उसमें से 60% रिन्यूएबल से आता है और जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, उसमें से 30% रिन्यूएबल से आता है, ठीक है? अब जो स्ट्रैटेजी उन्होंने डिप्लॉय की, उसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं। उन्होंने पायलट बेसिस पे 4 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया। नीलगिरी, कोयंबटूर, रामनाथपुरम एंड विरुधनगर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट है, उनको पायलट डिस्ट्रिक्ट की तरह आइडेंटिफाई किया और हर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिकार्बोनाइजेशन प्लान बनाया है टिल 2050। हाउ दे आर गोइंग टू अप्रोच दिस, हाउ दे आर गोइंग टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट, उसका 2050 तक का प्लान रेडी कर दिया और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। इस सब में रियल टाइम हर मूवमेंट पे क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर होगा, जहाँ पे आपको हर डिटेल्स मिलेंगे इन चारों डिस्ट्रिक्ट में। ओवरऑल फाइंडिंग ये है कि 2050 तक ही, 20 साल पहले 2070 के, अप टू 92% ऑफ द प्रोजेक्टेड एमिशंस जो होंगे वो कम हो जाएँगे या गायब हो जाएँगे, एलिमिनेट हो जाएँगे और लगभग 3 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्ट्रेट कर देंगे बाय 2050। अब ये जो इनका प्लान है वो इतना ज़्यादा क्यों सक्सेसफुल हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में तो उन्होंने अपना प्लान बनाया ही है, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेक्टर वाइज़ भी प्लान किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल रोड ट्रांसपोर्ट में 43% नीलगिरी, 36% कोयंबटूर, रेजिडेंशियल एनर्जी में 20% नीलगिरी, 12% कोयंबटूर। ऐसे हर सेक्टर का डिस्ट्रिक्ट वाइज़ उन्होंने टारगेट डिसाइड किया हुआ है। कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है, क्या एमिशन पैटर्न है और उसको कैसे टारगेट करना है। उन्होंने नेट ज़ीरो की टाइमलाइन डिसाइड कर दी है, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल जो नीलगिरी है, पे नेट ज़ीरो 2030 तक ही हो जाएगा। रामनाथपुरम में 2047 तक हो जाएगा और कोयंबटूर विरुधनगर में 2055 तक हो जाएगा। तो ये 2070 से बहुत पहले ही नेट ज़ीरो अचीव करने वाला है। कुछ एडिशनल प्लान या एडिशनल इनिशिएटिव जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लिए, उसमें से एक है लार्ज स्केल एफॉरेस्टेशन, मैनग्रोव और सीस्केप को रिस्टोर करना। उनका लगभग 30% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ स्टेट इज़ अंडर द प्रोटेक्शन, है ना? लगभग 20 रामसर वेटलैंड्स अकेले तमिलनाडु में है और वो सिर्फ फॉरेस्ट रीजन के ऊपर मतलब रुक नहीं गए। दे हैव इंक्लूडेड एग्रीकल्चर, कैटल, लाइवस्टॉक एंड जो कूड़ा कचरा वेस्ट मैनेजमेंट होता है उस सेक्टर को भी उन्होंने इंक्लूड किया है इन होलिस्टिक लो कार्बन ट्रांजिशन। गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उन्होंने ये अप्रोच डिप्लॉय किया है कि गवर्नेंस जो होगा वो पार्टिसिपेटरी होगा। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत हाई लेवल पर होगी। दे विल बी इंक्लूडेड इन एवरी पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ये जो उन्होंने सिस्टम डिजाइन किया है वो मेजरेबल है, वेरीफाएबल है और ट्रांसपेरेंट है, तो इसकी वजह से एनीबडी कैन ट्रैक देयर प्रोग्रेस। और इस इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट करने के लिए दे हैव क्रिएटेड डेडिकेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स। इतना बढ़िया उन्होंने प्रोग्राम डिसाइड किया और उसको वो रन करने वाला है। अब लेट्स पॉज द वीडियो एंड ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस एमसीक्यू। सिंपल एलिमिनेशन टेक्निक से आप भी इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। ये पहला चाहे तो मैं आपके साथ कर लेता हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग तमिलनाडु's district level decarbonization initiative. All four pilot districts are projected to achieve net zero emission by 2040. No, एक डिस्ट्रिक्ट 2030 में कर रहा है, एक 2047 में कर रहा है, एक 2055 में कर रहा है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑप्शन डी एंड ऑप्शन बी आर एलिमिनेटेड। ए और सी में तीन कॉमन है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, वी डोंट नीड टू रीड इट। आइदर टू इज करेक्ट और फोर इज करेक्ट, है ना? Statement 4 reads Tamil Nadu emission intensity to GDP has increased. No, it has actually reduced. So statement 4 is wrong. So correct answer is option A. Next article is the GLAS report given by the WHO, है ना? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लास रिपोर्ट दिया है। ये रिपोर्ट जो है वो मॉनिटर करता है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को। अब ये रिपोर्ट हाईलाइट कर रहा है जो इन इंडिया ये
एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है ये एक बहुत ही सीरियस एंड एस्केलेटिंग थ्रेट बन गया है। सब ओवरऑल दुनिया में 6 में से हर एक इंसान एएमआर डेवलप कर रहा है। व्हेreas इंडिया में हर तीसरा इंसान डेवलप कर रहा है। मतलब कंपेयर टू द ग्लोबल, इंडिया हैज़ डबल द रेट ऑफ एएमआर। तो ये एएमआर होता क्या है ना? एएमआर इज़ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। जब किसी हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो उसको खत्म करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। अगर एंटीबायोटिक्स का कोर्स पूरा नहीं किया, हाफ वे छोड़ दिया या जो एंटीबायोटिक सही है उसकी जगह पे कोई और एंटीबायोटिक ले लिया, तो हमारे अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप होता है। मतलब नेक्स्ट टाइम जब हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, तो उनके ऊपर सेम मेडिसिन काम करना बंद कर देगी, क्योंकि उन बैक्टीरियाज ने इस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस बिल्डअप कर लिया है। तो आपको ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने होंगे, फिर भी रिजल्ट नहीं आएगा, ना? उसे कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये इसलिए क्योंकि एक तो इन्फेक्शियस डिसीज़ बर्डन बहुत ज़्यादा है इंडिया में। एंटीबायोटिक का मिसयूज़ होता है या ओवर यूज़ होता है। जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो इंडिया में पुअर है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आउटग्रो कर जाता है और जो रेगुलेशंस है उसका एनफोर्समेंट वीक है। अब जो सर्विलेंस हो रहा, उसमें कुछ फाइंडिंग्स दिखाई दिया है। जैसे कि जो सीरियस इन्फेक्शंस है, दोज़ आर कॉज्ड बाय ई कोली या न्यूमोनिया के जो बैक्टीरियाज़ है उनके वजह से। स्पेशली आईसीयूज़ में ये इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा लेवल पर दिखाई दिया है। तो इंडिया का एएमआर सर्विलेंस है, उसमें भी कुछ इश्यूज़ है। जैसे कि इंडिया का एएमआर सर्विलेंस इज़ डोमिनेटेड लार्जली बाय द टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स, है ना? उनका जो डेटा सेट्स है वहाँ से ज़्यादा इनपुट मिलता है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर है, जैसे कि रूरल पॉपुलेशन हुआ, कम्युनिटी लेवल पे इन्फेक्शंस हैं या जो प्राइमरी सेकेंडरी केयर है, पीएचसीज़ है, उनका डेटा नहीं मिल पाता है, ओके? तो वो डेटा में भी गैप है। डब्ल्यूएचओ ने ये वार्निंग अब दिया है डब्ल्यूएचओ ने ये वार्निंग अब दिया है कि अगर इंडिया ने करेक्टिव एक्शन नहीं लिया, तो इंडिया इज़ गोइंग टू फेस ह्यूज इश्यू और रिस्क ऑफ फेसिंग रूटीनली अनट्रीटेबल इन्फेक्शंस, है ना? जिससे मॉर्टेलिटी और हेल्थ केयर बर्डन दोनों भी बढ़ जाएगा। कुछ पॉलिसी रिस्पॉन्सेज़ एंड गैप्स भी ऑब्जर्व किया है कि जो इंडिया ने जो नेशनल एक्शन प्लान दिया था एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का 2017 में, उसका विजन बहुत बढ़िया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अब तक पुअर रहा है। गिने-चुने कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने अपना स्टेट एक्शन प्लान को बनाया। केरला एक ऐसा स्टेट है, इट इज़ द ओनली स्टेट जिसने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस डिस्प्ले किया है। केरला में इतना प्रोग्रेस क्यों दिखाई दिया? एक, केरला का अपना इंडिपेंडेंट प्लान उन्होंने 2018 में ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था। केरला एएमआर स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान 2018, है ना? जिसमें वन हेल्थ अप्रोच को उन्होंने डिप्लॉय किया या अमृत इनिशिएटिव लिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लिटरेसी है केरला में वो बहुत हाई है। ऊपर से उनका मेडिकल इंस्टीट्यूशन या मेडिसिन बैकग्राउंड में अवेयरनेस काफ़ी बढ़िया है। तो इसकी वजह से दे हैव शोन वेरी गुड ग्रोथ। ऑल्सो दे हैव टारगेटेड कि केरला को एंटीबायोटिक लिटरेट स्टेट डिक्लेयर कर दें बाय दिसंबर 2025। इतना उनका अवेयरनेस कैंपेन स्ट्रॉन्ग चल रहा है। इंडिया में एएमआर बढ़ने के जो मेजर इश्यूज़ है, वो है ओटीसी एक्सेस, ओवर द काउंटर। मतलब विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप मेडिकल शॉप पे जाओगे और उनको बोलोगे और वो आपको मेडिसिन दे देगा। ये ओटीसी एक्सेस जो है, तो वो बहुत क्रिटिकल है, बहुत प्रॉब्लमैटिक है। एंड सब लोगों को गूगल डॉक्टर बनना है, सेल्फ मेडिकेशन करना है। जो एंटीबायोटिक का कोर्स डॉक्टर देता है, उसको भी इनकम्प्लीट रखते हो, पूरा लेते नहीं है। अदर फैक्टर्स के कुछ एनवायरमेंटल कंटामिनेशन भी बढ़ रहा है, जैसे कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे फार्मास्यूटिकल एफ्लुएंट्स, वेस्ट मैनेजमेंट या हॉस्पिटल का वेस्ट मैनेजमेंट, ये क्राइसिस जनरेट कर रहा है। जो लाइव स्टॉक है, कैटल, उसमें भी एंटीबायोटिक का यूज़ काफ़ी बढ़ रहा है, तो वो आपके फूड चेन में आ जाता है और आपको इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है? अब उसके बाद कुछ रेगुलेटरी, कुछ सर्विलेंस, कुछ अवेयरनेस और लिटरेसी के लेकर इंटरवेंशंस गवर्नमेंट ने ज़रूर लिया है। मेंस के पर्सपेक्टिव से इफ यू वांट टू हैंडल दिस सिचुएशन, व्हाट शुड बी द आउटकम? व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? फर्स्ट, वन हेल्थ अप्रोच से
पूरे नेशन वाइड सर्वेलेंस कवरेज को एक्सपांड करना होगा। जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स है फॉर एंटीबायोटिक सेल एंड प्रिस्क्रिप्शन उसको स्ट्रेंथन करना होगा। नोवेल एंटीबायोटिक्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना होगा। सिमिलरली लार्ज स्केल पब्लिक लिटरेसी कैंपेन्स को रन करना होगा जैसे केरला ने किया है। ये एक एमसीक्यू है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करिए और इस एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। ये जो एमसीक्यू है ये अगेन सेम एलिमिनेशन मेथड से आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। थर्ड आर्टिकल इज ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब ये आर्टिकल रिलेटिवली कम इम्पोर्टेंट है। इसका मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि इसमें जो डेटा दिया हुआ है उससे आपका क्वेश्चंस ज्यादा बनता नहीं है। जो थोड़ा बहुत डेटा इंपॉर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। यहाँ से आपका प्रीलिम्स के ही क्वेश्चन फॉर्मुलेट होंगे। तो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट का जो रिपोर्ट आया है दैट हैज शोन दैट इंडिया का जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 1.4% इन 2025। ये 2024 में 4% से ग्रो कर रहा था। तो इसका मतलब है कि इस साल कम रेट पे वो ग्रो करेगा। ये कम रेट पे क्यों ग्रो कर रहा है? क्योंकि इस साल मॉनसून फेवरेबल रहा, तो जिसकी वजह से जो कूलिंग की जो डिमांड रहेगी समर्स में वो कम रही। ठीक है। तो ऑन एट द सेम टाइम जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी ग्रोथ काफी बढ़ गई है, जिसकी वजह से कोल के ऊपर का डिपेंडेंस कम हो चुका है। कुछ फाइंडिंग्स जो इंपॉर्टेंट है वो कि इंडिया का जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो 3.2 बिलियन टन्स था 2024 में, विच इज थर्ड लार्जेस्ट। फर्स्ट टू आर यूएस एंड चाइना। लेकिन अगर हम इसको पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूट करें तो इंडिया टॉप 10 में भी नहीं आता। इंडिया का टॉप 20 जो इकोनॉमीज है उसमें इंडिया 19th नंबर पे है कंपेयर टू इट्स कंपेयर टू इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर इसको पर कैपिटा में डिवाइड करेंगे तो इंडिया बहुत पीछे है। और इंडिया के केस में कोल जो है दैट रिमेन्स द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन एमिशन। अब ये बाकी के जो डेटा पॉइंट्स है आप रीड कर सकते हो, लेकिन इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रीलिम्स और मेंस के लिए इसका सिर्फ रेफरेंस आ जाएगा। इसीलिए ये एमसीक्यू जो है इसको आप अटेम्प्ट करिए। ये अगर गलत भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लीज इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। दिस इज फोर्थ आर्टिकल। ये थोड़ा रेलेवेंट अगले साल के लिए क्योंकि मॉस्पी जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये 2026 में अपना सर्वे स्टार्ट करने वाला है ऑन माइग्रेशन। ये लाइक हाइलाइटेड स्टार्ट होगा जुलाई 2026 में टू कॉम्प्रिहेंसिवली मैप द इंटरनल माइग्रेशन पैटर्न्स अक्रॉस द इंडिया। ये 2007 और 8 के बाद मोस्ट एक्सटेंसिव एफर्ट होगा। इसमें माइग्रेशन रेट्स, आउट माइग्रेशन, शॉर्ट टर्म माइग्रेशन, रीजंस फॉर देयर माइग्रेशंस एंड नेट माइग्रेशन फ्लोज इसको मैप किया जाएगा। इसका पैटर्न ऑब्जर्व किया जाएगा। इससे होगा ये कि वंस वी हैव बेटर डेटा वी विल बी एबल टू मेक बेटर पॉलिसीज। ये पूरे कंट्री को कवर करेगा। जो 2020-21 का पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे था उसने एस्टिमेट किया था कि इंडिया का माइग्रेशन रेट जो है वो अराउंड 29% है ना, जिसमें सिग्निफिकेंट जेंडर डिफरेंस है। मतलब फीमेल माइग्रेशन रेट्स वर मच हायर बोथ इन रूरल एंड इन अर्बन सेक्टर्स। स्पेशली ये शादी की वजह से होता है। शादी करके आप कहीं और सेटल हो जाते हो तो वो माइग्रेशन में दिख जाता है ना। तो और जो मेल का माइग्रेशन है दैट इज ड्रिवन बाय द एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड रीजंस। अब ये डेटा आप इसमें कुछ डिटेल्स दिए गए कि कुछ पैटर्न चेंज होने वाला है। पहले माइग्रेशन का एम्प्लॉयमेंट पर्पस जो था वो 1 से 6 महीने तक का काउंट होता था। अब 15 दिन से लेकर 6 महीने का काउंट होगा। ये जो निटी-ग्रिटीज़ है ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ये डेटा जब मिल जाएगा तो उससे फायदा क्या होगा? इट विल फैसिलिटेट द टारगेटेड इंटरवेंशंस स्पेशली इन अर्बन प्लानिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोशल सिक्योरिटी, स्किल डेवलपमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट। इन सब में इसका बहुत
इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। ये एमसीक्यू सॉल्व करिए, वीडियो पॉज़ करके, एंड प्लीज़ मेंशन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। This is our last article of the day and one of the most important articles in last 1 week. ओके, आइसलैंड नॉर्थ यूरोप में एक कंट्री है जिसने डिक्लेयर कर दिया कि एमॉक का जो कोलैप्स है वो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। मतलब एमॉक कोलैप्स अभी हुआ नहीं है बट देयर इज अ हाई चांस कि एमॉक कोलैप्स हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि ये एमॉक है, होता क्या है? तो एमॉक को समझने के लिए आपको थोड़ा-सा ज्योग्राफी पता होना ज़रूरी है। एमॉक, अगर आपने ज्योग्राफी में कोल्ड करंट्स, वार्म करंट अगर ये पढ़ा हुआ, तो पता होगा कि अटलांटिक ओशन में इक्वेटर से वार्म करंट नॉर्थ की तरफ, पोल की तरफ जाता है। नॉर्थ से कोल्ड करंट इक्वेटर की तरफ आता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सर्कुलेशन, क्योंकि इसके इसके कारण टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स ये सब रेगुलेट होता है। ठीक है? तो मैं पहले आपको डायग्राम पे दिखा देता हूँ और फिर थ्रेट क्या है ये मैं बताता हूँ। अगर आप नोटिस करोगे तो ये इक्वेटर से, इस रीजन में आप देखो, इक्वेटर से आपको ये नॉर्थ की तरफ वार्म करंट जा रहा है, जो ऊपर जाता है और नीचे वहाँ का कोल्ड करंट इक्वेटर की तरफ आता है ना? इसकी वजह से न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होती है, इसकी वजह से टेम्परेचर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसी वजह से जो नॉर्थ वेस्ट यूरोप है, मतलब ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला ये वाला जो रीजन है, ये वार्म रहता है। इसीलिए यहाँ के जो पोर्ट्स है, वो फ्रीज़ नहीं होता है ना? अब थ्रेट क्या है कि यहाँ पे जो ग्रीनलैंड के आइस शीट है, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से मेल्ट बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उसके वजह से जो ठंडा पानी है, उसका प्रोपोर्शन नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ज़्यादा बढ़ रहा है, एंड दैट इज़ गोइंग टू हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दिस अमोक, क्योंकि ठंडे पानी का शेयर ज़्यादा बढ़ जाएगा, उतना वार्म वाटर ऊपर उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, एंड इट विल हैव कैस्केडिंग इफेक्ट। मतलब इसका इफेक्ट इतना कैस्केडिंग है कि इंडिया के मॉनसून के ऊपर कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो इस एमोक का इम्पोर्टेंस मैंने जैसे पहले बताया कि एक तो ये ग्लोबल क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, ट्रांसपोर्टिंग हीट फ्रॉम ट्रॉपिक्स टू द नॉर्थ अटलांटिक एंड कीपिंग रीजन्स लाइक यूरोप वार्मर, अदरवाइज वो ठंड में सिकुड़ जाते हैं। कार्बन रेगुलेट करता है बिकॉज ये जो साइक्लिकल नेचर है, इट हेल्प्स एब्सॉर्ब एंड स्टोर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, प्लेइंग वाइटल रोल इन द ग्लोबल कार्बन साइकिल। न्यूट्रिएंट को रीसर्कुलेट करता है और वेदर को इन्फ्लुएंस कर देता है। स्पेशली इसका इम्पैक्ट होता है रेनफॉल इन वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, एज वेल एज हरिकेन एक्टिविटी इन द अटलांटिक। ये इससे भी कनेक्टेड है ना? आइसलैंड नॉर्थ यूरोप का देश है जिसने पहली बार किसी कंट्री ने डिक्लेयर कर दिया कि यार ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन सकता है एमॉक का कोलैप्स होना। वैसे इसके बारे में वार्निंग नेचर कम्युनिकेशन ने 2030 में भी दी थी, पोस्टडैम इंस्टीट्यूट ने 2025 में भी दी थी और नेचर मैगज़ीन जो है उसने 2025 में भी दी थी। तो इट हैज़ बीन इन न्यूज़ फॉर अ व्हाइल नाउ। I would request you to solve this MCQ using elimination method. देखिए, first statement is AMOC transport warm water from equatorial Pacific towards Arctic, moderating temperatures in northern Europe. Correct है? तो ऑप्शन बी गया। Early warning signals for AMOC collapse have been identified using long-term sea surface temperature trends in the subpolar North Atlantic. चलो, इसके बारे में आपको पता नहीं तो इसको 2 मिनट के लिए इसको साइड में रख देते हैं। According to some recent studies, ammo could completely collapse within 21st century. No, no, इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट किसी ने ही नहीं दिया और दे भी ही नहीं सकते। इवन अंडर द इमीडिएट एमिशन सिनेरियो, नो नो। थर्ड गया, तो थ्री ऑन आंसर इज ए, 1, 2 and 4 only. Thank you very much. These are our smart books.
one-stop solution for APSC and UPSC preparation, now also available in Quiz Medium. टोटल 17 बुक्स है, उसमें से 10 जो है वो प्री स्पेसिफिक है और 7 मेन स्पेसिफिक है. फर्दर डिटेल्स kindly contact this number. See you again tomorrow with next set of 5 articles. Thank you.